हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो फंक्शन एंड पावर ऑफ राज्यसभा है। अभी तक आपने पढ़ा था लोकसभा की पावर क्या थी, पार्लियामेंट की पावर क्या थी, और कैसे पार्लियामेंट के कौन कौन मेंबर्स होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड पावर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की क्या क्या पावर हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके। फंक्शन एंड पावर ऑफ द राज्यसभा कैन बी अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये कुछ हेड्स दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इनके पावर को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जुडिशियल पावर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर भी हम कह सकते हैं राज्यसभा की, वो है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के अंदर लोकसभा के साथ साथ जो राज्यसभा होती है वो भी अपना साथ साथ काम करती है लॉ बनाने से रिलेटेड। तो आपको पता है जैसे कि कोई भी लॉ कब बनता है पार्लियामेंट के अंदर, जब वो लोकसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास होता है, अप्रूव होता है, उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट पर उसके सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद ही कोई लॉ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही हाउस के अंदर वो बिल पास हुआ और लॉ बन गया, इसके लिए दूसरे हाउस में जाना भी ज़रूरी है। यानी कि अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में भी पास होना ज़रूरी होता है, और तभी कोई बिल लॉ बनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड इक्वल पावर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल पावर प्रोवाइड करता है लोकसभा और राज्यसभा को इन कॉन्टेक्स्ट टू नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल यानी जो मनी से रिलेटेड नहीं है, इस बिल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर प्रोवाइड की है। क्योंकि जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा के अंदर ही पास होता है, उसमें उसको सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही पास किया जाता है और उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजते हैं, और राज्यसभा इसमें कुछ चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए कुछ उसमें चेंजेस बता सकता है, लेकिन उसको वो माने नहीं माने ये लोकसभा के अंडर में होता है। और लोकसभा के पास पूरी पावर होती है मनी बिल से रिलेटेड। तो हो सकता है वो उस चेंज को उसमें ऐड कर ले और हो सकता है वो नहीं करे, तो डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा, मनी बिल से रिलेटेड। लेकिन जो नॉन मनी बिल होता है इसमें दोनों के लिए बराबर इक्वल पावर होती है दोनों के पास, जुडिशियल पावर से रिलेटेड, कोई भी कानून बनाने से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा के पास भी लोकसभा के जैसे ही पावर होती है नॉन मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, देन उसके बाद आता है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस लाना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो राज्यसभा के पास भी पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन राज्यसभा अकेली उसको अमेंड नहीं कर सकती है, लोकसभा के इक्वली उसके पास पावर है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ लॉ में भी लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास लोकसभा के जैसे ही इक्वल पावर होती है। वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो लोकसभा के इक्वल ही पावर होती है राज्यसभा के पास भी। यानी दोनों की तरफ से जब 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने से रिलेटेड, तभी वो उसमें चेंजेस आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन बोथ हाउसेस, अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस के बीच में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है अगर कोई इन दोनों के बीच में मतभेद आ जाता है एक तरह से, या दोनों के विचार बिल्कुल अलग होते हैं रिगार्डिंग अ रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो पास नहीं होता है। इसका मतलब ये कि लोकसभा के जैसे ही राज्यसभा के पास पावर होती है, लोकसभा में पास होने के बाद ज़रूरी है कि वो राज्यसभा के अंदर भी पास हो, तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। देन फिर आता है आपका फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर यानी पैसों से रिलेटेड पावर, मनी से रिलेटेड पावर फाइनेंशियल पावर होती है। तो फाइनेंशियल पावर, जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल पावर राज्यसभा के पास कुछ ही फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। ऑल दो इन दिस कॉन्टेक्स्ट उसकी जो पोजीशन होती है, इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड उसकी जो राज्यसभा है उसकी जो पोजीशन होती है वो वीकर होती है एज कम्पेयर द लोकसभा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकसभा के पास पावर होती है फाइनेंशियल, मनी से रिलेटेड जो भी पावर है वो लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती है। कुछ पावर इसके पास होती हैं और उस पावर के अंदर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल आर फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा।
जो मनी बिल है सबसे पहले लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड इन द लोकसभा जब उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको मान लेती है और उसको पास कर देती है, तो ये मनी बिल राज्यसभा के पास भेजा जाता है। हु विल हैव टू डिसाइड अपॉन द बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, और राज्यसभा को 14 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो उस पर डिसाइड कर ले कि वो मनी बिल कैसा है, ठीक है नहीं है, जो भी है, या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो विद इन 14 डेज के अंदर अपना डिसीजन दे दें। राज्यसभा कैन गिव एडवाइस, राज्यसभा एडवाइस दे सकती है लोकसभा को मनी बिल से रिलेटेड, बट इट डिपेंड ऑन लोकसभा, लेकिन ये डिपेंड होता है लोकसभा के ऊपर कि वो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे, उसको मान ले या उसको नहीं माने। एनी केस सच एडवाइस, कोई भी एडवाइस जो राज्यसभा ने दी है, तो उसका लास्ट जो डिसीजन होता है वो लोकसभा का होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनेंशियल पावर होती है राज्यसभा के पास वो कम होती है एज कम्पेयर टू लोकसभा, या ना के बराबर होती है। देन फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा जिसे कि हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं इन द पार्लियामेंट, और उसका रीज़न ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको फॉर्म करने का काम करता है जो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन द सेम वे इन इंडिया, और इसी प्रकार से इंडिया के अंदर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लोकसभा। और अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली सभी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सभी मिलकर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन आस्क द क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन। जो मेंबर हैं राज्यसभा के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं फ्रॉम द मिनिस्टर्स। कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया है या उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया तो उसकी वो आलोचना भी कर सकते हैं। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। बट दे डू नॉट हैव द पावर, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स के पास ये पावर नहीं होती है, या राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सके बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके, यानी राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सके। सिर्फ इसका मतलब ये हुआ। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आपने देख लिया कि जो राज्यसभा है वो क्वेश्चन तो कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है, बट उनको वो निकाल नहीं सकती है, उनको रिमूव नहीं कर सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है। देन फिर आता है मिसलेनियस पावर। मिसलेनियस मतलब होता है बहुत सारी पावर्स, इन जो ऊपर जो पावर्स दे रखी हैं इनके अलावा और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं राज्यसभा के पास। और इसमें जो सबसे पहली पावर है वो है कि जो राज्यसभा होती है ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि अभी आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब मिलकर प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करने का काम करते हैं। तो यानी कि जो राज्यसभा होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरा इसकी जो पावर होती है, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, और दोनों ही मेंबर, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर हो, दोनों मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करते हैं। थर्ड जो होता है मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली इम्पीच प्रेसिडेंट, दोनों मिलकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर प्रेसिडेंट पर आरोप लगा सकते हैं। इम्पीचमेंट महाभियोग होता है, इसको हम बोलते हैं, आरोप भी बोल सकते हैं। दोनों मिलकर अगर प्रेसिडेंट पर आरोप लगाते हैं या महाभियोग लगा सकते हैं प्रेसिडेंट पर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर एंड अदर ऑफिसर्स पर। The impeachment motions is regarded to be passed only when the both houses accept this motion। और कोई भी impeachment motion है, कोई भी जो महाआरोप जो लगाया गया है, महाअभियोग जो लगाया गया है प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, वो तभी पास होता है जब दोनों हाउसेस के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाए, अदरवाइज वो पास नहीं होता है।
देन फिर आता है थर्ड जो उसका पॉइंट है मिसलेनियस पावर का, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सॉरी थर्ड वाला तो आपका हो गया है। देन उसके बाद आपका है राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली पास अ मोशन थ्रू मेजोरिटी एंड रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर एक मोशन पास करते हैं मेजोरिटी के साथ, तो वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है। द मोशन ऑफ रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो मोशन है ये सबसे पहले राज्यसभा के अंदर पास होता है और उसके बाद ही ये लोकसभा के अंदर भेजा जाता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने से पहले जो मोशन से रिलेटेड जो मोशन होता है वो सबसे पहले राज्यसभा के अंदर पास किया जाता है, उसके बाद इसको लोकसभा में भेजा जाता है और वहाँ पे पास होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। देन फिर आता है आपका अगर इफ़ इमरजेंसी हैज़ टू बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 1 मंथ, अगर इमरजेंसी 1 महीने से ज़्यादा के लिए लगाई जाती है देन दिस टाइप ऑफ मोशन शुड बी पास सेपरेटली बाय बोथ द रिस्पेक्टिव हाउस। तो ये जो मोशन है वो दोनों ही हाउसेस के अंदर अलग अलग तरीके से सेपरेटली पास होना ज़रूरी होता है, लोकसभा और राज्यसभा में थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, और इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी होना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ मिसलेनियस पावर थी राज्यसभा की। तो आपने देखा कि जो राज्यसभा है उसको भी लोकसभा के बराबर ही पावर दी जाती है, लेकिन कहीं केवल मनी बिल को छोड़ करके और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने को छोड़ करके बाकी जो पावर्स होती हैं राज्यसभा के पास वो लगभग लोकसभा के पावर के जैसे ही होती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं राज्यसभा को। फाइनली द राज्यसभा हैज़ 2 सच पावर्स, और फाइनली अगर हम देखें राज्यसभा के पास 2 ऐसी पावर्स हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं होती हैं, एंड विच आर यूज बाय राज्यसभा, जो कि केवल राज्यसभा ही यूज़ कर सकता है। और इस प्रकार की जो पावर हैं वो एसोसिएटेड है विद फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड होना या उससे जुड़ी होना, जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का उससे रिलेटेड। एज द राज्यसभा इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो केवल रिप्रेजेंटेटिव होती है अपने स्टेट की, प्रतिनिधित्व करती है स्टेट का। इट एंजॉय द फॉलोइंग पावर्स, और ये 2 पावर्स हैं जो केवल राज्यसभा के पास ही होती हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। एक तो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 और दूसरा है आर्टिकल 312। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 थ्रू अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर, और अगर हम देखें जो मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ इट्स मेंबर की प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, कि जो मेजोरिटी है वो 2/3 की होनी चाहिए, ये प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है राज्यसभा के। द राज्यसभा कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्टेट, और जो राज्यसभा है वो ही अपने सब्जेक्ट को डिक्लेयर करेगी। सब्जेक्ट प्रेजेंट इन स्टेट, जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं टू द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस के रूप में। तो इन्होंने बता रखा है कि जो स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं, लिस्टें भी जो लिस्ट होती है वो 3 लिस्ट होती हैं जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है जो लॉ बनाती है, और स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर राज्यसभा लॉ बना सकती है। और इसके अलावा जो 2 लिस्टें, एक होती है यूनियन लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्टें होती हैं। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाने का काम करती है, स्टेट लिस्ट में राज्यसभा बनाने का काम करती है, या हम इसको लोकसभा यूनियन लिस्ट से रिलेटेड होती है, राज्यसभा स्टेट लिस्ट से रिलेटेड होती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों ही बना सकते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो जो लोकसभा बनाती है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उसको ही माना जाएगा। आफ्टर द राज्यसभा पासेस सच रिसोल्यूशन, तो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड राज्यसभा ही सब्जेक्ट प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट, उनसे रिलेटेड ये नेशनल इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड उसको डिक्लेयर करती है कि भाई ये सब्जेक्ट जो है वो नेशनल इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड है, और उसके बाद उस पर वो कानून बनाती है। और जैसे मान लीजिए उसको पास करती है राज्यसभा, सबसे पहले वो राज्यसभा के अंदर पास होता है ऐसा रिसोल्यूशन जो स्टेट लिस्ट के अंदर होता है,
एंड पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ लॉ ऑन सच सब्जेक्ट, और जो पार्लियामेंट है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाती है। तो ये सबसे पहले राज्यसभा के अंदर ही पास होता है। देन सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 312, ओनली राज्यसभा हैज़ द पावर टू प्रोवाइड राइट टू स्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस जो है, इसमें जो नई नई सर्विस को प्रोवाइड करने का काम है वो केवल राज्यसभा के हाथ में होता है। तो राज्यसभा ही है जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड नई नई सर्विसेज हैं, इनको पास करने का काम करती है। अ मोशन थ्रू 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी, और इसमें भी जो मोशन इनका है 2/3 मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी होता है। तो यानी जो नई नई सर्विसेज आती हैं ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड, तो ये इसको पास करने का काम कौन करता है? राज्यसभा। केवल राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि जिससे कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ये मोशन को पास करे 2/3 मेजोरिटी से। तो ये तो थी स्पेशल प्रिविलेजेस। तो इसमें आपको याद करना, अगर आपसे स्पेशल प्रिविलेजेस पूछी जाती हैं तो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग जो राज्यसभा है वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है या नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट बता सकता है, जिस पर कि बाद में पार्लियामेंट कानून बनाती है। और आर्टिकल 312 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग जो राज्यसभा है उसी के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज, जो नई ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको स्टैब्लिश कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड। और ये जो मोशन है वो 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाता है। तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस हो गए। तो ये तो थी सारी पावर, आपको इसको अच्छे से याद करना है। देन फिर अब आपका आता है सेकेंड ऑर्गन। तो ये जो अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्गन वो था लेजिस्लेचर, और जो सेकेंड ऑर्गन है उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। कानून बनाने वाले लोगों को लेजिस्लेचर्स में इंक्लूड किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव्स में कौन आ गए? प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच देयर इज एन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। आर्टिकल 52, जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए होता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस होना चाहिए। ये आर्टिकल 52 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट यूनियन विल बी इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। तो पोस्ट के लिए आर्टिकल 52 है और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए आर्टिकल 53 है। और इस पावर आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट यूनियन की, वो स्टेट और यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। एंड ही विल यूज़ दैम, और वो इस पावर को यूज़ कर सकता है अपने आप से या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की मदद से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। 10 प्रेसिडेंट, और इस प्रकार से जो प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। तो ये जितने भी इन्होंने नाम बता रखे हैं ये सब काम करने वाले हैं, इनको सबको इंक्लूड किया जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। प्रेसिडेंट इज़ अ फॉर्मल सुप्रीम हेड। प्रेसिडेंट को फॉर्मल सुप्रीम हेड कहा जाता है एग्जीक्यूटिव का। वाइल जो प्राइम मिनिस्टर होता है अलॉन्ग विद इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक्चुअल हेड माने जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के। एक्चुअल और फॉर्मल में अंतर ये होता है कि फॉर्मल तो थ्योरिकल बेस पे बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये इन सारी शक्तियों का जो प्रयोग है, यूज़ है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। तो जब ये लोग सब काम कर लेते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करा देते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक्चुअल पावर किसके हाथ में होगी? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। प्रेसिडेंट, इसीलिए इसको फॉर्मल कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो आप इसमें क्या बताएंगे? प्रेसिडेंट। और अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो उसमें आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डायरेक्शन देता है, उनसे काम करवाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मेन है, एक्चुअल है। द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। और जो हेड है एग्जीक्यूटिव इंडियन यूनियन का उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया ने
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर था। क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुत कई समय तक या कई ईयर्स तक ब्रिटेन का शासन रहा है, ब्रिटिशर्स ने राज किया है, तो ब्रिटिश ने उस टाइम पार्लियामेंट स्टैब्लिश की थी, और उसी को, क्योंकि इंडिया ने बहुत कुछ सीखा था उससे, इंडियंस ने, तो उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अंडर विच देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एज वेल एज अनदर एक्चुअल हेड, और एक एक्चुअल हेड होता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो प्रेसिडेंट हो गया, और जो एक्चुअल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। The president is the constitutional head of the executive of the Indian Union, and his position in the Indian Union is like a Britain king। और जो प्रेसिडेंट है उसकी पोजीशन इंडियन यूनियन के अंदर एक ब्रिटेन किंग के जैसी, जो ब्रिटिश का राजा होता है उसके जैसी उसकी पोजीशन होती है प्रेसिडेंट की। देन अब आता है कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरा, उसकी जो एज है वो 35 ईयर से 35 ईयर जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। एंड जो थर्ड है, ही शुड हैव क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके अंदर वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए होती हैं। ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए प्रेसिडेंट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एनी सच पर्सन हु इज़ एन ऑफिसर अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऑफिसर हो किसी इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का, या उसने कोई ऑफिस पर प्रॉफिट पोस्ट होल्ड कर रखी हो, यानी कि प्रॉफिटेबल जॉब कर रहा हो ऑफिस के अंदर, तो वो एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। यानी कि अगर उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं माना जाता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, इंडियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी इन क्वालिफिकेशंस हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपने पढ़ ली, इसमें 4-5 क्वालिफिकेशंस बता दिए। पहला, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, और लोकसभा के मेंबर के जैसे उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का। और इसके अलावा वो कोई भी ऑफिस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब इंडियन जॉब पर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। दैन उसके बाद आता है इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव इनडायरेक्टली होता है, और ये किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होता है, एंड सीक्रेट बैलेट इसमें यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सिटीजन्स के थ्रू इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं इनको। तो सबसे पहले जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का विल हेल्ड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेजेस। इलेक्टोरल कॉलेजेस मतलब क्या होता है कि जो पहले से ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही उनका चुनाव करते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेजेस हो गया। इलेक्टोरल मतलब इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन होते हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, दोनों हाउसेज के मेंबर होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा सेकंड जो है वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर होते हैं वो करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, और 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो संवैधानिक संशोधन इसको बोलते हैं, अमेंडमेंट यानी चेंजेस जो हुए थे, एक्ट हुआ था 1992 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के वो भी प्रेजेंट होते हैं। पहले यूनियन टेरिटरीज 1992 से पहले यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट को, लेकिन 1992 के बाद जो यूनियन टेरिटरीज
के जो मेंबर्स थे वो भी लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर हैं वो भी अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल हो सकते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए। तो 3 आपने पढ़ा, एक तो दोनों हाउसेस के मेंबर होने चाहिए, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होने चाहिए, और तीसरा यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर हैं, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो गया कि कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। देन उसके बाद आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो इसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के और यूनियन टेरिटरीज के, ये सब मिलकर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। एक स्पेशल इलेक्शन प्रोसीजर को, एक अलग से एक स्पेशल इलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। इन दिस इलेक्शन, और इस इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग होता है वो सीक्रेट बैलेट के अंदर होता है एंड बिकम सक्सेसफुल इन इलेक्शन, और वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है इलेक्शन के अंदर जिसने मिनिमम कोटा ऑब्टेन कर लिया हो। मिनिमम कोटा क्या चीज़ होती है, उसको कैसे निकाला जाता है? तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, मिनिमम कोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कितने लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, उससे डिवाइड कर दिया जाता है जितने वैलिड वोट्स होते हैं उससे, और उसके बाद फिर उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो मिनिमम कोटा रिक्वायर हो जाता है। और जो मिनिमम कोटा जिसका होगा, जितना उन्होंने डिसाइड कर रखा है उतना अगर जो ऑब्टेन कर लेता है वो इलेक्शन जीत जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब प्रोसीजर ये है कि कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाए। आपने ये देखा कि इलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन कैसे, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। अब हम पावर्स के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन अब इसमें बताया गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिससे कि प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से। तो वो होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाअभियोग। महाअभियोग मतलब उसके ऊपर आरोप लगाना। आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप प्रेसिडेंट पर आरोप लगा रहे हैं तो लगाने से पहले आपको आपके पास से रिलेटेड सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, और इसके लिए दोनों हाउसेस के अंदर इम्पीचमेंट है वो पास होना चाहिए, तभी उसको उसके हाउस से रिमूव किया जाता है। और उससे पहले प्रेसिडेंट को, जब आप इम्पीचमेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो 14 डेज़ पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भेजा जाता है, उनको रिसिप्ट भेजी जाती है कि भाई मोशन स्टार्ट होने वाला है हाउसेस के अंदर इम्पीचमेंट से रिलेटेड, तो वो अपने बेगुनाही का सबूत ला सकते हैं। वैसे तो जो प्रेसिडेंट का टेनर होता है वो 5 ईयर के लिए होता है, बट अकॉर्डिंग्स टू आर्टिकल 61, देखो इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव करना प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से, ये आर्टिकल 61 के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ब्रीच, कब हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को? जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग रूल ना करे, या उसको उसके खिलाफ अगर रूल करता है या कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम करता है, नहीं मानने का काम करता है, ब्रीचेस मतलब उसको तोड़ना, देन ही कैन बी रिमूव, तो उसको ऑफिस से उसके हटाया जा सकता है थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके लिए भी प्रोसीजर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो आर्टिकल 61 में। ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, और जो हर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, उसके पास अधिकार होता है कि वो इम्पीच कर सके, उस पर अभियोग लगा सके। अगर उसने वास्तव में कुछ गलत किया है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है तो उसके खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है। टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, उसको आगे प्रोसीजर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो किसी भी हाउस के, ठीक है, किसी भी हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, अगर 1/4 मेंबर्स किसी भी हाउस के वो अगर सिग्नेचर करें इम्पीचमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिग्नेचर होने चाहिए 1/4, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं हाउस के अंदर उसके 1/4 मेंबर्स होने चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और आफ्टर 14 डेज ऑफ रिसिप्ट, और 14 डेज की रिसिप्ट देने के बाद ऑफ सच मोशन इन द हाउस के अंदर फिर डिस्कशन होता है, विल टेक प्लेस इन द हाउस वेयर द इम्पीचमेंट मोशन हैज़ बीन मूव्ड, और जहाँ पर जो इम्पीचमेंट मोशन है वो आगे मूव करता है, आगे बढ़ता है। इफ़ द इम्पीचमेंट मोशन गेट पास, अगर मान लीजिए किसी हाउस के अंदर
अगर इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है, पास करने के लिए क्या चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। साइन कितने को होनी चाहिए, 1/4 के सिग्नेचर होने चाहिए। और जब पास होता है तो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, जितने भी हाउस मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर्स होने चाहिए जो कि पास कर रहे हैं। देन उसके बाद ये जो मोशन होता है उसको सेकंड हाउस के अंदर भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए पहले लोकसभा के अंदर अगर ये मोशन स्टार्ट हुआ, तो अगर मोशन स्टार्ट होने पर पहले लोकसभा के 1/4 मेंबर्स ने साइन कर दिया इम्पीचमेंट से रिलेटेड, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो गया पार्लियामेंट लोकसभा में, और जब ये पास हो गया वहाँ से 2/3 की मेजोरिटी से पास हुआ तो उसको सेकेंड हाउस के अंदर भेज दिया जाता है। और सेकेंड हाउस जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, एग्जामिन करता है, जो चार्जेस उस पर प्रेसिडेंट पर लगाए जाते हैं उनको एग्जामिन करता है, और उसके लिए या तो वो खुद करता है या फिर वो एक स्पेशल कमेटी को अपॉइंट करता है। इफ़ द एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, जो भी आरोप लगाए गए हैं जो प्रेसिडेंट के ऊपर, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो जो सेकेंड हाउस है वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस इम्पीचमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, इस इम्पीचमेंट मोशन को बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी। तो इसमें भी दूसरे हाउसेस के अंदर भी इनको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती। देन प्रेसिडेंट कंसीडर टू बी रिमूव, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है उसके ऑफिस से फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द मोशन। और जब ये मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है उस डेट के बाद या उस डेट से जो प्रेसिडेंट है उनको उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो था इम्पीचमेंट से रिलेटेड, कैसे हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो दोनों हाउसेस की मेजोरिटी ज़रूरी होती है 2/3 की, सिग्नेचर के लिए 1/4 चाहिए होते हैं। और सेकेंड हाउस सबसे पहले उसके बारे में एग्जामिन करता है चार्जेस को, और उसके लिए या तो वो खुद करता है या फिर वो स्पेशल कमेटी अपॉइंट करता है, जिससे कि वो उसके चार्जेस को साबित कर सके। और अगर साबित हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट को उनके हाउस से उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। और जिस डेट से ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस मोशन को, उस डेट से ऑफिस से उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो था इम्पीचमेंट। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ा है वो आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में से कोई ना कोई आता ही आता है। तो ठीक है, आप जो पढ़ा है उसको पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।